So hello everyone, welcome back to Management Study, and today we are starting with our unit number 6, which is Strategic Management and Marketing. So we have already completed 5 units in paper 2 of management, and out of those 5 units, some of units are also important for the UGC NET Commerce students as well. So they can also refer to those units and those video lectures. After completing the remaining 4 units after the unit number 6, I am planning to, taking a lecture of paper number 1, using it paper number 1, which is a general paper, which includes education, pedagogy, then of course the quantitative aptitude, reasoning, English, and the general awareness, and also the Indian knowledge system, and the many different types of subject. So for now, we are going to study the unit number 6, which is strategic management and marketing. So strategic management क्या होता है उसके बारे में आज हम देखेंगे. So first of all, concept of strategic management. So strategic management is a long-term planning and direction setting to achieve competitive advantage. मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है जो फ्यूचर के लिए किया जाता है, और ये लॉन्ग टर्म प्लान है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फास्टर. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? तो फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मतलब आपका जो इंटेंट होना चाहिए वो स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, और वो कैसे आएगा? बाय डिफाइनिंग विजन, मिशन एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है तब उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ विजन, मिशन और गोल्स जो है वो सेट होते हैं. ठीक है. अब बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे कि टाटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर अमेजोन हो गया, या गूगल हो गया. तो उनके खुद के मिशन, विजन और गोल्स होते हैं, जो वो आपको उनकी वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे, उनके ऑफिस में जाएंगे तो आपको वो देखने मिलेंगे. तो वो जो है वो एक स्ट्रेटजिक इंटेंट है उनका, कि वो अपने गोल और मिशन के प्रति जो है वो सतर्क है, और वो उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं. देन देर इज एनालिसिस. मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस करने होते हैं. फर्स्ट इज इंटरनल एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल एनालिसिस. ठीक है. एक्सटर्नल एनालिसिस इज रिगार्डिंग मार्केट. मार्केट में क्या चल रहा है, अपने प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, इकोनॉमी की सिचुएशन के, उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले सकता है और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर सकता है. अब मार्केट देख लिया आपने, इंटरनल और एक्सटर्नल. अब स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने की बारी है. सो वो सब करने के बाद आप स्ट्रेटेजी को एक्चुअल में फॉर्मुलेट करेंगे, एंड देन उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड लास्ट में आप क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे कि भाई आपने जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की, जो इम्प्लीमेंट की, वो आपके हिसाब से थी या नहीं, मतलब आपने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग वो आपका जो गोल था वो अचीव हुआ कि नहीं. सो लास्ट में जो है वो इवेल्युएशन और कंट्रोल करना पड़ता है. अब डिसीजन कैसे होते हैं और किस टाइप के डिसीजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को लेने होते हैं इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेने होते हैं जब वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहा होता है और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहा होता है. तो फर्स्ट इज कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन, सेकंड वन इज बिजनेस लेवल डिसीजन, एंड थर्ड वन इज फंक्शनल लेवल डिसीजंस. सो कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस में क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो वो स्ट्रैटेजी को कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन बोलते हैं. मतलब पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन ही तो उसका पार्ट होता है उस स्ट्रैटेजी का. तो उसमें ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी होती है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी होती है, और डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी होती है. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी मतलब ऑर्गेनाइजेशन मुंबई में है, लेकिन उसका जो एक यूनिट है वो गुजरात में है. तो जो गुजरात का बिजनेस है, उस बिजनेस को चलाने के लिए या उस गुजरात स्पेसिफिक बिजनेस को चलाने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बोलते हैं. मतलब ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी नहीं होगी, बिकॉज ये अगर ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती तो पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर बनाई जाती. लेकिन ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है, यानी कि बिजनेस जहाँ पर लोकेटेड है उस एरिया को लेकर, उस स्टेट की इकोनॉमी को लेकर जो स्ट्रेटजी बनती है उसको बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बोलते हैं. उस एरिया के मार्केट को लेकर जो स्ट्रेटजी बनती है उसको बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बोलते हैं, जिसमें कॉस्ट लीडरशिप आती है, डिफरेंशिएशन आता है और फोकस आता है, जो कि पोर्टर्स की 5 जेनरिक स्ट्रेटजी का पार्ट है. एंड द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी,
मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया। अब जो डिपार्टमेंटल लेवल जो स्ट्रेटजी होती है उसको फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी बोलते हैं। ठीक है। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी इंक्लूड्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी, एचआर डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी एंड फाइनेंस की स्ट्रेटजी, जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी पूरे को पूरा ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी स्पेसिफिक लोकेशन, बिजनेस के लोकेशन को लेकर बनाई जाती है। और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शंस होते हैं, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, उसको लेकर बनाई जाती है, उसको फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी बोलते हैं। देन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लिया आपने। ठीक है। अब आपको स्ट्रेटेजी को एनालाइज करना पड़ेगा। कब? जब आप स्ट्रेटेजी को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने चाहोगे तब। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो है वो कई तरह से होता है। एक्सटर्नल एनालिसिस भी होता है और इंटरनल एनालिसिस भी होता है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस कैसे होता है? तो ये पेस्ट और पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल के थ्रू होता है। पेस्ट स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ कंट्री। Economic and economic situation of a country, social situation of a country, and technological factors that impacts business strategy. And the forces, 5 forces क्या क्या है? तो इंडस्ट्री competitiveness की, इंडस्ट्री में कैसे competitiveness है, एंट्री का कोई बैरियर है क्या, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है या नहीं, बायर और सप्लायर की पावर क्या है। तो ये प्रोडक्ट की 5 फोर्सेस की जो एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी है वो एक्सटर्नल एनालिसिस का पार्ट। और इंटरनल एनालिसिस में हमको देखना होता है रिसोर्स बेस्ड व्यू, मतलब हमको उसमें वीआरआई और फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता है इंटरनली। एंड द वैल्यू चेन एनालिसिस हमको करना पड़ता है, जिसमें प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज को हम क्रिएट करते हैं और उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। अब आपने स्ट्रेटेजी को एनालाइज कर लिया। अब आपको उसको फॉर्मुलेट करना है कि आपने मार्केट एनालिसिस कर लिया थ्रू पेस्ट, आपने इंटरनल एनालिसिस कर लिया वैल्यू बेस्ड एनालिसिस। अब आपको एक्चुअल में स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना है। तो स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए भी आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा जिसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। स्वॉट एनालिसिस जो आपकी बहुत ही मैंडेटरी एनालिसिस है, हर ऑर्गेनाइजेशन को वो एनालिसिस करना पड़ रहा है। तो स्वॉट एनालिसिस से ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता चल रहा है, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का भी पता चलता है। SWOT एनालिसिस में जो S है, which stands for strength, W stands for weaknesses, O stands for opportunities and T stands for threats. ओके। इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है जो इंटरनल होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होती है, और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है वो एक्सटर्नल होती है जो कि उस पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी टाइप का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। तो इसमें मैचिंग स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज व्हाइल मिनिमाइजिंग वीकनेस एंड थ्रेट्स एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। अब आते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी पर। ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में ग्रोथ स्ट्रेटेजी आती है, जिसमें कंपनी का एक्सपांशन करना हो गया, नया मार्केट डेवलप हो गया, या नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है, वो सभी ग्रोथ स्ट्रेटेजी में आता है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि मार्केट में करंट पोजीशन पर आपको रहना है, आप कोई भी एक्सपांशन नहीं करना, कोई भी डेवलपमेंट नहीं करना, बस आप जिस पोजीशन पर हो उस पोजीशन पर आपको डटे रहना है। ठीक। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी में क्या होता है, आपको टर्न अराउंड करना पड़ता है। कोई आपका यूनिट लॉस कर रहा है या प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट नहीं कर रहा। ठीक है। तो आपको वहां पर पैसा लगाना बंद करना होगा और रिट्रेचमेंट करना पड़ेगा, टर्न अराउंड करना पड़ेगा, वहां से बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी मतलब वर्टिकल इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कर सकते हो आप। वर्टिकल यानी सप्लायर साइड पे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो अपने सप्लायर्स के साथ, मतलब उनको एक्वायर कर लोगे तो आपको सप्लायर की नीड नहीं रहेगी। और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप जिसे सप्लाई कर रहे हो, जो आपका माल बेच रहा है, उसके साथ आप इंटीग्रेशन कर सकते हो जिससे कि आप ही खुद अपने माल को बेच सको विदाउट एनी मिडल मैन। तो इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि एक मिडल मैन को जो है वो हटा दिया जाता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन करोगे मतलब सप्लाई और आपके बीच में जो मिडल मैन है वो हट जाएगा, और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करोगे तो आपके और जो आपका सामान बेचने वाला है, मतलब आप होलसेलर हो जो आपका रिटेलर है, उन दोनों के बीच में जो मिडल मैन है वो हट जाएगा। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट्स ला सकते हो, अनरिलेटेड प्रोडक्ट ला सकते हो, उसके थ्रू आप डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। देन बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस मतलब पोर्टफोलियो यानी कि एक ही बिजनेस का कई सारे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ही बड़ी रकम का इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं कि जो अच्छा रिटर्न देते हैं, और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे।
तो एज अ बिजनेस आपको क्या करना है कि अच्छे रिटर्न देने वाले बिजनेसेस को अपने पोर्टफोलियो में रखना है। जो बिजनेसेस बैड परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे, उसमें से आपको एग्जिट कर जाना है। तो ये बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए भी कई सारे मैट्रिक्स होते हैं, जिसमें से बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स स्टैंड्स फॉर बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स मैट्रिक्स, जिसमें स्टार्स, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स आते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक का बिजनेस मॉडल है जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ पर फोकस करता है। एंड हैंड्सऑफ्स का मैट्रिक्स है जो मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करता है। नाउ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली, आपने स्ट्रेटजी एनालाइज कर ली, आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली, अब बारी है स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। तो आप जब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे मार्केट में जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज चैलेंजेस ऑफ चेंज। मतलब आपने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया लेकिन वो प्रोडक्ट कस्टमर्स खरीदना ही नहीं चाहते, तो देयर इज अ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। कल्चरल बैरियर हो गया, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कल्चरली फिट नहीं है तो भी वो रिजेक्ट होगा। रिसोर्स एलोकेशन इश्यू, मतलब आपको प्रोडक्ट मास पॉपुलेशन तक पहुंचाना था लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। देन डेवलपिंग प्रोग्राम्स, मतलब आपको स्ट्रेटजीज को एक्शनेबल इनिशिएटिव्स में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। देन मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, जिसमें स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल्स, स्टाफ, स्टाइल एंड शेयर्ड वैल्यूज आता है, तो वो आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने मेनली यही देखा कि आपको स्ट्रेटेजी बनाने से पहले मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बेसिस पर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी किस टाइप की होती है? ग्रोथ हो गई, रिट्रेंचमेंट हो गई स्ट्रेटेजी। उसके बाद आपको स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है और लास्ट में आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, प्लानिंग टू फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, ठीक। मार्केटिंग में देखते हैं, मार्केटिंग मीन्स क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डिलीवरिंग वैल्यू और कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स। मार्केटिंग में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट आता है, सेलिंग आता है, मार्केटिंग आता है और सोसाइटी मार्केटिंग आता है। अब ट्रेंड्स क्या क्या है मार्केटिंग में नाउअडेज? डिजिटल मार्केटिंग हो गया, रिलेशनशिप मार्केटिंग हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, और अभी जो करंट ट्रेंड है वो एआई पावर्ड मार्केटिंग है। कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, मतलब कोर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग है कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पर इस चैनल पर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, नॉट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट ओनली बट इन कंज्यूमर बिहेवियर पर भी एक डिटेल वीडियो की प्लेलिस्ट है, और एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो की प्लेलिस्ट है जो कि बहुत हेल्पफुल है फॉर द मार्केटिंग स्टूडेंट्स ऑफ, जिनका एमबीए मार्केटिंग में है, एमएमएस मार्केटिंग में है और बीबीए मार्केटिंग वाले हैं, वो उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, ठीक है। मार्केटिंग का जो एसटीपी फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है? तो सेगमेंटेशन मतलब आपके जो कंज्यूमर्स है और कस्टमर्स है, आप उनको सेगमेंट करोगे, मतलब आप उनको डिवाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक। मतलब मुंबई के कितने कस्टमर है, दिल्ली के कितने कस्टमर है, बेंगलोर के कितने कस्टमर है। डेमोग्राफिक मतलब कस्टमर्स में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ओल्ड एज पीपल कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं। साइकोग्राफिक मतलब उनकी एज क्या है, ठीक है। मतलब लाइफ साइकिल स्टेज क्या है और बिहेवियर, ठीक है। देन सेगमेंटिंग के बाद आप टारगेट करोगे, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड टारगेट हो सकता है, मतलब ऐसे ही टारगेट करोगे। डिफरेंशिएटेड टारगेट करोगे, मेल को अलग, फीमेल को अलग। कंसंट्रेटेड टारगेट करोगे, मतलब सिर्फ किड्स को ही टारगेट करना है। और माइक्रो मार्केटिंग करोगे, मतलब सभी जो आपका ऑडियंस है टारगेट, उनके लिए एक स्पेसिफिक मार्केटिंग प्लान आप तैयार करोगे। और पोजिशनिंग मतलब क्रिएटिंग अ यूनिक इमेज इन कस्टमर्स माइंड, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग जो यूनिक इमेज आपको बनानी है कस्टमर्स के माइंड में, वो पोजिशनिंग में आता है, ठीक है। प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजंस, अब आपने सेगमेंटेशन कर लिया, टारगेटिंग कर लिया, पोजीशन भी कर लिया आपने प्रोडक्ट को, लेकिन अब जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट और प्राइसिंग डिसीजन, विच इज़ वेरी क्रूशियल। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या क्या होता है? तो प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूड्स वेट, डेप्थ, लेंथ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट। एंड पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज, मतलब जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो। ग्रोथ स्टेज, जब आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है। मैच्योरिटी स्टेज, जब आपका प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाता है, जहाँ से प्रोडक्ट की ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और डिक्लाइन की तरफ
जाता है, और डिक्लाइन स्टेज मतलब आपके प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें आइडिया जनरेशन से आप कमर्शियलाइजेशन तक काम करेंगे। देन प्राइसिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड्स कॉस्ट बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड, पेनिट्रेशन एंड स्कीमिंग, एज वेल एज साइकोलॉजिकल एंड डायनामिक प्राइसिंग। तो इस टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, मतलब कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हो गया, मतलब आपको जितनी कॉस्ट आई उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग डिसाइड कर लो। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग हो गया, मतलब वैल्यूएबल चीज अगर दे रहे हो, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग हो गया, कंपटीटर ने क्या रखा है हम उसके अकॉर्डिंगली प्राइस रखेंगे। स्कीमिंग का यूज कर सकते हो। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जो कि नाउ इज वेरी पॉपुलर, इंस्टेड ऑफ 100 दे आर मेंशनिंग 99, 499, 399। सो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। और डायनेमिक प्राइसिंग आप यूज कर सकते हो। प्लेस एंड प्रमोशन डिसीजन, अब आपने प्राइसिंग और प्रोडक्ट डिसीजन ले लिया, अब आपको प्लेस और प्रमोशन डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मार्केटिंग की चैनल्स कौन कौन सी होगी। डायरेक्टली बेचना चाहते हो, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इनडायरेक्टली बेचना चाहते हो थ्रू और रिटेलर और होलसेलर। मल्टी चैनल यूज करना चाहते हो, मतलब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल को यूज करना चाहते हो। देन वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, जिसमें कॉर्पोरेट, कॉन्ट्रेक्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम्स होते हैं, और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम में कोऑर्डिनेटेड प्रमोशन मिक्स होता है। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन भी कर सकते हो, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स का आप यूज करके प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 7 भी मार्केटिंग ही है, जिसमें कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर है। Then brand management है, logistics and supply chain management है, and CRM है, which is stands for customer relationship management and retail marketing। So हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, यूनिट नंबर 6 तक। यूनिट 7 हम कल देखेंगे, जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट एज वेल एज सर्विस मार्केटिंग और रिटेल मार्केटिंग के बारे में है। यूनिट नंबर 8 में स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा दिया गया है, और ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में भी दिया गया है। यूनिट नंबर 9 इज अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस और MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें ये डेटा और ये सब हम देखेंगे। द यूनिट नंबर 10 इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके साथ जो 10 यूनिट है यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 में, वो यहीं तक है। और बाकी के जो 10 यूनिट है वो पेपर 1 में है, ठीक है। तो इस ये कंप्लीट होने के बाद हम पेपर 1 का जो भी मटेरियल है वो यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना, ठीक है। और यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, द क्वेश्चंस आर एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आते। आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। आपको डीप लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि सिर्फ लेक्चर देख के, बट ऑल्सो आप हाँ, जो बुक्स आती है इसकी, जो कि जनरली MBA वाले के पास होती है, मार्केटिंग की, HR की, फाइनेंस की, ये सारी बुक्स को थोड़ा इन डिटेल पढ़िए, इकोनॉमिक्स बुक्स को पढ़िए, जिससे कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाए। और इस सिलेबस के बाहर भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके। ओके, थैंक यू।